हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th की बुक 1 पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर नंबर 6 है न्यायपालिका। इसको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और ये चैप्टर जो है आपके पीछे वाले चैप्टरों से बड़ा है, ठीक है। इसमें आपके बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं और वो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि मैं इसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो आपको साथ के साथ कराते हुए चलूंगा। एक बार सिलेबस देखिए। टोटल इस बुक में से 10 चैप्टर हैं जो कि आपके सिलेबस में दे रखे हैं और आज हम चैप्टर नंबर 6 करने वाले हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं मिड टर्म एग्जाम की, तो मिड टर्म एग्जाम में चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक आएंगे, ठीक है। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करिए। वहाँ पे अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे वहाँ से पूछ सकते हैं। आप मैसेज कर दीजिए, मैं आपको वहाँ पे टाइम निकाल के रिप्लाई करूँगा। और आप हमारी वेबसाइट पे ज़रूर विजिट करें। यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट नोट्स मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, फ्री में आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। आपको गूगल में जाके eklavyastudypoint.com सर्च करना है, उसके बाद वेबसाइट आ जाएगी, तो क्लास 11th में जाना है। जब आप क्लास 11th में जाओगे तो यहाँ पे आपको क्लास 11th के सब्जेक्ट आ जाएंगे। जैसे मान लो आपको पॉलिटिकल साइंस के नोट्स पढ़ने हैं तो पॉलिटिकल साइंस में जाओगे तो आपके सामने ऐसी टेबल आ जाएगी। चैप्टर वाइज नोट्स पढ़ने हैं तो आप यहाँ से जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पढ़ने हैं तो आप यहाँ जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, चैप्टर वाइज मैप या इमेज वाले कोई क्वेश्चन है तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी हमारे इस वेबसाइट पे। तो आप इस पर विजिट ज़रूर करें। अभी हो सकता है आपको कुछ कैटेगरी में नोट्स ना मिल रहे हों, लेकिन आने वाले टाइम पे हम सारी कैटेगरी में नोट्स भर देंगे तो आपको अच्छे तरीके से सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को ध्यान से देखते हैं, समझते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है न्यायपालिका का। तो न्यायपालिका का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? आपके दिमाग में अदालत की एक इमेज आ जाती होगी कि एक अदालत होगी, वहाँ पे एक न्यायाधीश होगा यानी कि जज होगा, ठीक है, कुछ वकील होंगे वहाँ पे, और किसी केस पे कोई सुनवाई हो रही होगी, ठीक है। लोग न्याय की उम्मीद रखते हैं न्यायपालिका से। तो यही चीज़ें आपके दिमाग में आती है। तो न्यायपालिका आखिर क्या होती है? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, यानी कि न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका से क्या अभिप्राय है या फिर न्यायपालिका का क्या अर्थ है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं न्यायपालिका को। देखिए, न्यायपालिका जो है हमारी सरकार का प्रमुख अंग है। हमने क्या पढ़ा था? हमारी जो सरकार होती है उसके 3 प्रमुख अंग होते हैं, ठीक है। जिसमें हमने विधायिका पढ़ा था, उसमें हमने कार्यपालिका पढ़ा था, ठीक है, और तीसरा प्रमुख अंग जो था वो न्यायपालिका है, यानी कि हमारी न्याय व्यवस्था। तो न्यायपालिका जो है सरकार का प्रमुख तीसरा अंग है, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं जो विवाद होते हैं उसको सुलझाने का काम करती है, न्याय देने का काम करती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में समझेंगे, अच्छे तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, न्यायालय को विभिन्न व्यक्तियों के आपसी विवादों को सुलझाने वाले पंच के रूप में देखा जाता है। नॉर्मली जब भी हम न्यायपालिका सुनते हैं तो हमारे दिमाग में यही आता है इमेज कि न्यायपालिका जो होती है, न्यायालय जो होता है, वो अगर कुछ व्यक्तियों के बीच में मान लीजिए कोई विवाद हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो उसको सुलझाने के लिए एक पंच के रूप में काम करती है, यही हमारे दिमाग में आता है। लेकिन न्यायपालिका केवल इतना नहीं है, न्यायपालिका सरकार का प्रमुख अंग है, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है कि ये सरकार का प्रमुख अंग है, तीसरा महत्वपूर्ण अंग है, आप इस ऐसा भी कह सकते हो। न्यायपालिका जो है कुछ महत्वपूर्ण, ठीक है, राजनीतिक कामों में भी भाग लेती है। राजनीतिक कार्यों में भी, केवल न्याय करना इसका काम नहीं है, राजनीतिक कार्यों में भी ये भाग लेती है। अब वो राजनीतिक कार्य क्या हो सकते हैं ये आपके दिमाग में आएगा, तो ये भी आपको आगे डिटेल में बताने वाला हूँ। आपको आराम से समझते हुए चलना है क्योंकि चैप्टर बड़ा है, ठीक है। तो ध्यान से एक एक पॉइंट को समझना है। देखिए, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, हमारे देश की जो सबसे बड़ी अदालत है वो सुप्रीम कोर्ट है। ये विश्व के सबसे शक्तिशाली, दुनिया की सबसे ताकतवर न्यायालय में भारत की सुप्रीम कोर्ट का भी नाम आता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। देखिए, 1950 से ही न्यायपालिका ने संविधान की व्याख्या और सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपको पता है कि हमारे देश में एक तरह से लोकतंत्र है और संविधान को माना जाता है। संविधान के अनुसार हमारे यहाँ पे कानून का शासन है, यही कहा जाता है ना। तो अगर हम देखें तो 1950 से ही न्यायपालिका जो है उसने कहीं ना कहीं संविधान की व्याख्या भी की है और संविधान की सुरक्षा भी की है, ठीक है। सरकार अगर चाहे तो संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती या कोई गलत कानून नहीं बना सकती, न्यायपालिका उस पर नजर रखती है। तो ये इंपॉर्टेंट था।
आगे समझते हैं। एक क्वेश्चन ये बन जाता है आपके पेपर में, ये आता है, देखो जो जो मैं यहाँ पे आपको येलो इस तरीके से दिखा रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो आपको ये प्रश्न याद रखने हैं। पहला क्वेश्चन ये बनेगा आपके, बताइए न्यायपालिका से क्या अभिप्राय है, आप बता दोगे न्यायपालिका सरकार का तीसरा प्रमुख अंग है, ठीक है, आपसी विवादों को सुलझाने का काम करता है, उसके साथ साथ कुछ राजनीतिक कार्यों को भी करता है, इतना आपको बताना था। अगला क्वेश्चन बनेगा कि बताइए हमको एक स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों है, या फिर हमें स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए, क्या काम करेगी स्वतंत्र न्यायपालिका। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके आंसर को समझते हैं। देखिए दुनिया के हर समाज में, ठीक है, केवल भारत में नहीं, आप वर्ल्ड में कहीं पे भी चले जाओ, तो व्यक्तियों के बीच में या जो समूह है उनके बीच में क्या होता है, कभी ना कोई टकराव हो जाता है, कोई ना कोई संघर्ष हो जाता है, ये देखने को मिलता है, ठीक है, व्यक्ति समूह या फिर कभी कभी लोगों के समूह का सरकार के साथ, ठीक है, लोगों का सरकार के साथ भी विवाद हो जाता है। और इन सभी विवादों को अगर हम देखें सुलझाने के लिए, तो कानून के शासन के सिद्धांत के आधार पर एक स्वतंत्र संस्था के द्वारा सुलझाना चाहिए। अब भारत में संविधान के तहत शासन चलाया जाता है, तो इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, भारत में कानून के तहत शासन चलाया जाता है, ठीक है, भारत में कानून का शासन है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो जहां पे भी कानून का शासन होता है, वहां पे अगर मान लो कोई विवाद हो जाए, चाहे वो दो गुटों के बीच में आपस में हो जाए, या जनता का सरकार के साथ कोई विवाद हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो ऐसे में जो न्यायपालिका होती है एक स्वतंत्र संस्था के रूप में, जो न्यायपालिका है कहीं ना कहीं उसको सुलझाने में मदद करती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, कानून के शासन का मतलब क्या है। ये है, कानून के शासन का मतलब है कि कानून के सामने सभी समान हैं, चाहे कोई धनी हो चाहे कोई गरीब हो, यानी जो हमारा कानून होता है वो अमीर और गरीब के बीच में कोई भेद नहीं करता, ठीक है, सब बराबर हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, यानी कोई जेंडर का, कोई लिंग आधारित कोई भेदभाव नहीं करता, अगड़े पिछड़े का कोई भेदभाव नहीं होता कि तुम भाई इस जाति से हो वो उस जाति से, कोई भेदभाव नहीं, सभी लोगों पर एक समान कानून लागू होता है, इसी को कानून का शासन कहा जाता है, ठीक है, सबको समान माना जाएगा, किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, न्यायपालिका की का जो प्रमुख कार्य है वो है कानून के शासन की रक्षा करना। आप देखते हैं हमारे यहाँ पे संविधान का शासन है, तो न्यायपालिका उसकी रक्षा करने का भी काम करती है, ठीक है, कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करना इसका काम होता है, देखना कि भाई देश में कानून का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर मान लीजिए कहीं पे कानून का पालन नहीं हो रहा, तो उसकी देखरेख भी न्यायपालिका करती है, वहां पे कानून को लागू करने के लिए कार्यपालिका पे दबाव डाला जा सकता है, ठीक है। न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है, आप सभी जानते हैं कि मौलिक अधिकार हमको मिले हुए हैं, यदि कोई हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो ऐसे में हम न्यायपालिका में जाते हैं, ठीक है, और न्यायपालिका क्या करेगी, हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगी। विवादों और झगड़ों को सुलझाने का काम जो होता है कानून के अनुसार, वो भी कौन करती है, हमारी न्यायपालिका करती है। तो ये बेसिक से सवाल है, पॉइंट है, आप इनको याद करिए, पेपर में ये पूछे जाते हैं। आगे देखिए, न्यायपालिका ये भी सुनिश्चित करती है कि लोकतंत्र की जगह पर किसी एक व्यक्ति या समूह की तानाशाही ना ले ले, यानी कि हमारे यहाँ पे लोकतंत्र है, कहीं ऐसा ना हो कि लोकतंत्र खत्म करके कोई तानाशाही चलाने लग जाए, इस चीज का भी न्यायपालिका ध्यान रखती है। इसके लिए जरूरी ये है कि न्यायपालिका किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्त हो। जब तक न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी, राजनीतिक दबाव से मुक्त नहीं होगी, तब तक न्यायपालिका अपने सही तरीके से कार्य नहीं कर पाएगी, देश में लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर पाएगी। तो इसलिए हमें एक स्वतंत्र न्यायपालिका की जरूरत होती है, ठीक है। हमारा संविधान जो है स्वतंत्र न्यायपालिका हमको प्रदान करता है। न्यायपालिका जो है हमारी बिना किसी दबाव के, बिना किसी डर के फैसला ले सकती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, अगला टॉपिक जो है वो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है, हमको क्यों स्वतंत्र न्यायपालिका चाहिए, ये हमने देखा। अब न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब क्या है, ये भी पूछा जा सकता है पेपर में, तो इसको देखते हैं। देखिए, सरकार का जो अंग है, अन्य अंग जैसे कि विधायिका हो गई, कार्यपालिका हो गई, ठीक है, न्यायपालिका के निर्णयों में बाधा ना पहुंचाए, किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप ना करे, इसी को हम न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहते हैं। यानी कि जो हमारी न्यायपालिका है वो स्वतंत्र होकर अपना काम कर सके, उसमें ना तो कोई विधायिका दखल अंदाजी करे, ना ही कार्यपालिका कोई दखल अंदाजी करे। अगर ऐसी व्यवस्था है तो इसी को स्वतंत्र न्यायपालिका कहेंगे, ठीक है। न्यायाधीश बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी भेदभाव के अपना जो काम है उसको कर सकें, अपने फैसले जो है, ठीक है, न्यायाधीश जो होते हैं, जो जज होते हैं, वो फैसला बिना किसी डर के सुना सके, किसी भेदभाव के बिना। अगर ऐसा हो पा रहा है तो हम कहेंगे न्यायपालिका स्वतंत्र है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे देखते हैं।
देखिए, न्यायपालिका देश की लोकतांत्रिक राजनीति जो संरचना है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जिस प्रकार से कार्यपालिका महत्वपूर्ण है, जिस प्रकार से विधायिका महत्वपूर्ण है, उसी तरीके से अगर हम देखें तो न्यायपालिका भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। न्यायपालिका देश के संविधान, लोकतांत्रिक परंपरा और जनता के प्रति जवाबदेह होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब एक नया टॉपिक है, ये पेपर में पूछा जाता है कई बार कि बताइए भारतीय संविधान जो है वो कैसे न्यायपालिका को स्वतंत्रता देता है। यानी हमारे संविधान ने न्यायपालिका को स्वतंत्रता प्रदान की है, हम जानते हैं, लेकिन कैसे प्रदान की है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। देखिए, न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है, यानी कि जब जज की भर्ती की जाती है, उनको नियुक्त किया जाता है, तो उस मामले में जो विधायिका है, ठीक है, उसको सम्मिलित नहीं किया जाता। यानी जो न्यायाधीश जज होते हैं उनकी जब नियुक्ति होगी तो विधायिका का उसमें कोई ज़्यादा रोल नहीं होता, मेनली इसमें कार्यपालिका का रोल है। ठीक है, कार्यपालिका का रोल है, कैसे है आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय में विधायिका को ज़्यादा, ठीक है, सम्मिलित इसमें नहीं किया जाता। इससे ये सुनिश्चित किया गया है कि इन नियुक्तियों में जो दलगत राजनीति है हमारे यहाँ पे उसकी कोई भूमिका नहीं होगी। ठीक है, हमारे जो नेता वगैरह हैं वो इसमें कोई खास भूमिका नहीं निभा पाते। फिर क्या है कि न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी भी व्यक्ति को, अब एक चीज ये भी है कि कोई भी व्यक्ति न्यायाधीश जज नहीं बन सकता, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर किसी को जज बनना है तो उसको वकालत का अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, और कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए, यानी कानून का एक्सपर्ट होना चाहिए, उस पढ़ा लिखा समझदार होना चाहिए। ठीक है, किसी व्यक्ति के राजनीतिक विचार या फिर उसकी नियुक्ति का आधार नहीं बनती। मान लो कोई जज है, ठीक है, वो देश में उस पार्टी को सपोर्ट करता है, मान लीजिए जिस पार्टी की सत्ता है, जिस पार्टी की सरकार है, तो ऐसे में इस चीज का कोई बेनिफिट ना मिले कि भाई जज जो है वो तो हमारी विचारधारा से प्रभावित है तो उसको जज बना दिया जाए, ऐसा नहीं चलता। ठीक है, इसके आधार पे कभी भी कोई नियुक्ति नहीं होती। न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है ये भी निश्चित होता है, फिक्स होता है कि भाई सेवानिवृत्त, जब तक मतलब वो रिटायर नहीं हो जाएंगे उस उम्र तक वो अपना कार्य करते रहेंगे। ठीक है, सेवानिवृत्त होने तक वो अपने पद पर बने रहेंगे, फिक्स होता है पहले से। केवल विशेष स्थिति में न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। मान लीजिए कभी ये पता लग जाए कि कोई न्यायाधीश जो है अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है, ठीक है, किसी के साथ भेदभाव कर रहा है, कुछ गलत कर रहा है, तब तक ये नहीं पता लगता, तब तक उसको नहीं हटाया जा सकता। हालांकि पता भी लग जाए उसके बाद भी उनको हटा पाना बहुत मुश्किल प्रोसेस है, आगे वो भी आपको बताया जाएगा। पहले ये देखिए, विशेष स्थितियों में भी उनको हटाया जा सकता है। इसके अलावा उनके कार्यकाल को कम नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मान लीजिए उनकी जो रिटायरमेंट की एज है उसको कम नहीं कर सकते। मान लो 20 साल के बाद कोई रिटायर होना है तो 20 साल के बाद ही रिटायर होगा, उसको 15 साल में रिटायर नहीं कर सकते, ये इंपॉर्टेंट है। कार्यकाल की सुरक्षा इनको मिलती है। इसके कारण न्यायाधीश जो है बिना किसी डर के, बिना किसी भेदभाव के अपना काम जो है कर पाते हैं। संविधान में न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत ही कठिन प्रक्रिया बना रखी है, ठीक है, ताकि कोई उसको आसानी से ना हटा सके। संविधान को बनाने वाले जो थे, संविधान के निर्माता जो थे, उनका ये मानना था कि इनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो कठिन होगी तो न्यायपालिका के सदस्यों का पद जो है सुरक्षित रहेगा, सरकार चाहकर भी उनको नहीं हटा पाएगी। न्यायपालिका विधायिका या कार्यपालिका पर वित्तीय रूप से निर्भर नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम देखें कि जजों को जो सैलरी मिलती है, जो पैसा मिलता है, वो भी कहीं ना कहीं देखें तो विधायिका पे या कार्यपालिका पे नहीं निर्भर करता। इनका एक अलग से ही फंड होता है, वहां से इनको पैसा मिलेगा। ठीक है, संविधान के अनुसार न्यायाधीशों के वेतन जो होते हैं, जो सैलरी होती है, जो उनके भत्ते होते हैं, जो अलाउंस होते हैं, उसको विधायिका की स्वीकृति की भी कोई आवश्यकता नहीं है। न्यायाधीशों के कार्य और उनके जो निर्णय होते हैं, फैसले होते हैं, उसकी कोई व्यक्तिगत आलोचना भी नहीं कर सकता कि भाई इस जज ने ये फैसला दे दिया तो हम उसकी आलोचना करें, ये भी नहीं हो सकता। तो इस तरीके से जो न्यायाधीश है उनको सुरक्षा दी गई है, हमारी न्यायपालिका को सुरक्षा दी गई है। ठीक है, हमारा संविधान न्यायपालिका को ये सारी सुविधाएं देता है, जिसकी वजह से जज जो है वो निर्भय होकर अपना फैसला ले सकते हैं। यदि कोई न्यायालय की अवमानना करता है, यानी कि कोर्ट का अवमानना कर रहा है, उसका उल्लंघन कर रहा है, ठीक है, और दोषी पाया जाता है, तो न्यायपालिका को उसे सजा देने का, दंडित करने का भी अधिकार होता है। न्यायपालिका उसको सजा दे सकती है। ठीक है, न्यायाधीशों की नियुक्ति देखते हैं, फिर मैं आपको एक बार बताऊंगा कि इनको हटाने की जो प्रोसेस होती है उसमें कितनी समस्याएं आती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति समझते हैं। देखिए, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, जिनको बोला जाता है CJI, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको हिंदी में बोलें तो मुख्य न्यायाधीश कहा जाता है, इंग्लिश में बोलें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहा जाता है। जो CJI होते हैं, ठीक है, इनकी जो नियुक्ति होती है, इसमें से अगर हम देखें तो एक वर्षों से हमारे भारत में एक परंपरा चली आ रही है।
परंपरा क्या चली आ रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश जो हैं उनको ही इस पद पर नियुक्त किया जाता है, सीजीआई बनाया जाता है उनको, ठीक है। लेकिन इस परंपरा को 2 बार तोड़ा भी गया है, 2 बार, ठीक है। एग्जाम्पल आपके सामने है, इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल क्या है कि 1973 में 1973 में 3 वरिष्ठ जज थे, 3 वरिष्ठ जज थे, उनको इग्नोर करके तीनों को एन रे को बना दिया गया था, ठीक है, जो कि उस परंपरा को कहीं ना कहीं तोड़ता है। फिर क्या है कि 1975 में जो न्यायमूर्ति एच आर खन्ना जो थे, इनको बनाना था, लेकिन इनके स्थान पे किसको बना दिया गया था, एम एच बेग को बना दिया गया था, इनकी नियुक्ति कर दी गई थी। तो वैसे तो नॉर्मली हमारे यहाँ पे यही परंपरा चली आ रही है कि जो सबसे वरिष्ठ जज होता है उसका सुप्रीम कोर्ट का, उसको सीजीआई बनाया जाता है, लेकिन 2 बार ऐसा भी हुआ है कि उनको ना बनाकर किसी अन्य व्यक्ति को बनाया गया है। अब थोड़ा सा समझते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि जो जजों की नियुक्ति होती है उसमें विधायिका का ज़्यादा रोल नहीं होता, कार्यपालिका का रोल है उसमें, लेकिन विधायिका का उतना रोल नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय यानी जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है और जो उच्च न्यायालय यानी कि जो हाई कोर्ट है उसके अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है। अब देखिए, जो हमारे हाई कोर्ट के जज हैं या हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनकी नियुक्ति कौन कर रहा है, यहाँ पे तो राष्ट्रपति कर रहा है। अब राष्ट्रपति कर रहा है, ये कौन है, ये कार्यपालिका है। मैंने कहा था ना कार्यपालिका का रोल होता है। अब राष्ट्रपति कर रहा है, अब किसकी सलाह से कर रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे किसकी सलाह से कर रहा है, जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है यानी कि जो सीजीआई है, इसकी सलाह से कर रहा है। तो ये भी क्या है, कार्यपालिका है। यानी यहाँ पे विधायिका का ज्यादा रोल नहीं है, कार्यपालिका का ज्यादा रोल है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब सलाह का मतलब क्या है, अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है कि क्या सीजीआई बोलते हैं कि भाई इनको जज बना दिया जाए, तो क्या राष्ट्रपति उनको जज बना सकता है, या फिर यहाँ पे सलाह की बात चल रही है ना, या फिर राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी और को बना सकता है, क्या मतलब है इसका, इसको देखते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि नियुक्तियों के संबंध में वास्तविक शक्ति जो होती है वो मंत्रिपरिषद के पास है। और 1982 से 1998 के बीच में ये विषय कहीं ना कहीं बार बार सुप्रीम कोर्ट में आया, ठीक है, बार बार सुप्रीम कोर्ट में आया कि भाई जो राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा वो किस आधार पे करेगा, मतलब वो जो उनको सीजीआई बताएंगे क्या उसी को न्यायाधीश बनाया जा सकता है या किसी और को बनाया जा सकता है। तो शुरू में न्यायालय का विचार ये था कि मुख्य न्यायाधीश की जो भूमिका है वो पूरी तरह से सलाहकार की, यानी जो सीजीआई है वो सलाहकार है, सलाह देगा कि भाई इसको भर्ती करो। अब राष्ट्रपति चाहे तो उसको भर्ती नहीं भी कर सकता, ऐसा शुरू में होता था। बाद में क्या हुआ आगे देखते हैं। लेकिन बाद में परिवर्तन हुआ, न्यायालय ने माना कि मुख्य न्यायाधीश की जो सलाह है, ठीक है, जो सीजीआई जो सलाह देगा राष्ट्रपति को उसको जरूर माननी चाहिए, यानी राष्ट्रपति को वो मानना ही मानना है। अब राष्ट्रपति मना नहीं करेगा उसको, ठीक है। और अंत में क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय ने एक नई व्यवस्था बनाई। नई व्यवस्था क्या थी, इन्होंने ये कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यानी जो सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्लस अन्य 4 वरिष्ठ न्यायाधीश यानी कि 4 जज, कौन से 4 जज होंगे, जो वरिष्ठ जज होंगे, ठीक है, 4 वरिष्ठ जज यानी कि सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस में 4 वरिष्ठ जज हो जाएंगे। इनकी सलाह से, ठीक है, इनकी सलाह के बाद इनकी सलाह से राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा, ठीक है, इनकी सलाह से नियुक्ति करेगा। और इसी में राष्ट्रपति क्या करते हैं, इनकी सलाह से नियुक्ति करते हैं। बाद में ये होने लगा, इंपॉर्टेंट है, यह याद रखना। इस प्रकार जो सुप्रीम कोर्ट है हमारी, उसने नियुक्तियों की सिफारिश के संबंध में सामूहिकता का सिद्धांत स्थापित किया। सामूहिकता का सिद्धांत का मतलब है कोई एक व्यक्ति फैसला नहीं ले रहा, यहाँ पे लोगों का समूह फैसला ले रहा है। कैसे, आपने क्या देखा, सीजीआई हो गया, प्लस में 4 वरिष्ठ जज हो गए, ठीक है, 4 जज हो गए, यानी 5 लोग तो ये हो गए। अब ऐसे में क्या हो गया, सामूहिकता हो गया, इसी को तो सामूहिकता कहते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो भर्ती होती है इसमें कहीं ना कहीं नियुक्ति जो होती है इसमें सामूहिकता का सिद्धांत काम करता है, ठीक है। आगे देखिए, इसी कारण आजकल नियुक्तियों के संबंध में जो हमारी सर्वोच्च न्यायालय है उसके जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं उनके समूह का ज्यादा प्रभाव है। कहीं ना कहीं वो जो 4 जज है ना, वरिष्ठ जज, उनका बहुत ज्यादा महत्व है, ये इंपॉर्टेंट है। इस तरह न्यायपालिका की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, और मंत्रिपरिषद में आप एक तरह से राष्ट्रपति को ही मान लो, ठीक है, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ पे विधायिका महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रही है। आगे देखो, न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि न्यायाधीश को अगर वो कुछ गलत करता है तो उसके पद से हटाया जा सकता है, लेकिन
ठीक है, उसको हटाना बहुत मुश्किल है। ऐसा हुआ भी है एक बार, समझिए, देखिए क्या होता है। सर्वोच्च न्यायालय यानी जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारी उच्च न्यायालय यानी कि जो हाई कोर्ट है, उसके न्यायाधीश को पद से हटाना बहुत मुश्किल होता है। मान लीजिए उस पर कोई कदाचार साबित हो जाए। कदाचार का मतलब कोई इलीगल काम कर रहा है, कुछ गलत काम कर रहा है, शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है, पैसे का हेर फेर कर रहा है, कोई घोटाला कुछ ऐसा कर रहा है, ठीक है, गलत फैसला सुना रहा है। अगर ये साबित हो जाए, या फिर अयोग्यता की दशा में ही उसको हटाया जा सकता है, यानी कि वो अयोग्य है लेकिन फिर भी उसको बना दिया गया है, तो ही हटाया जा सकता है। न्यायाधीश के विरुद्ध आरोपों पर संसद के एक विशेष बहुमत की स्वीकृति होगी, यानी कि संसद में बहुमत चाहिए होगा, और बहुमत ही आसानी से मिल नहीं पाता, इसीलिए ऐसा हो नहीं पाता। ठीक है, अब आगे समझिए, देखिए क्या होता है। जब तक संसद के सदस्यों की आम सहमति नहीं हो जाएगी, संसद के सदस्य तैयार नहीं हो जाएंगे कि इस जज को हटाना है, तब तक उसको नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि वहां बहुमत चाहिए होता है। जहां उनकी नियुक्ति में कार्यपालिका को महत्वपूर्ण भूमिका थी, वहीं पे उनको हटाने की जो शक्ति है वो विधायिका के पास है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको समझना था। यानी जब जजों की नियुक्ति होती है तो विधायिका का रोल नहीं होता, ठीक है, वहां पे कार्यपालिका का रोल महत्वपूर्ण होता है, राष्ट्रपति, सीजीआई प्लस में 4 वरिष्ठ जज, ये हमने पढ़ा था। लेकिन जब उसको हटाने की बात आए तो यहाँ पे विधायिका, यानी यहाँ पे हमारे जो संसद में बैठने वाले जो नेता होते हैं, फिर वहां पे इनका रोल होता है। अगर ये नेताओं का बहुमत मिल जाता है तभी किसी जज को हटाया जा सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। आगे देखिए, इसके द्वारा सुनिश्चित किया गया है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बची रहे, ठीक है, ताकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बची रहे, एक संतुलन बना रहे, ताकि कभी ऐसा ना हो जाए कि जो हमारे नेता हैं या जो हमारी विधायिका है, कहीं ना कहीं वो किसी जज को पसंद नहीं करती तो उसको हटा दे। इसीलिए इस प्रोसेस को आसान नहीं बनाया गया, बहुमत चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अब तक संसद के पास किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए एक प्रस्ताव आया था, लेकिन उसमें भी बहुमत नहीं मिल पाया, जिस कारण उस न्यायाधीश को हटाया नहीं जा सका। हालांकि साबित तो हो गया था कि हाँ भाई इस जज ने गलत कार्य किया है, लेकिन फिर भी उसको नहीं हटाया जा सका। क्यों? क्योंकि बहुमत नहीं मिला। बहुमत आप समझते हैं, क्योंकि भाई जो नेता होते हैं, सारे नेता तो किसी चीज़ को लेकर तैयार होते नहीं है, चाहे वो अच्छी चीज़ हो चाहे बुरी चीज़ हो, आपको सपोर्ट करने वाले मिल जाते हैं। तो ये हुआ था। अब एक एग्जाम्पल है आपके सामने, देखिए क्या हुआ था। 1991 में, 1991 में पहली बार, ठीक है, पहली बार संसद के 108 सदस्यों ने सुप्रीम कोर्ट का जज थे उनको हटाने के लिए एक प्रस्ताव पे हस्ताक्षर किए थे। उनका नाम क्या था? वी रामास्वामी। इन पे आरोप क्या था कि इन्होंने पंजाब और हरियाणा का जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने वित्तीय अनियमितता की, यानी कि जब वो पंजाब हरियाणा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे उस समय में उन्होंने कुछ पैसों का घोटाला कर दिया था। संसद ने उन्हें हटाने की प्रोसेस भी शुरू कर दी। इसके एक वर्ष के बाद यानी 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों की एक उच्च स्तरीय जांच समिति बनाई। जांच समिति ने क्या करा? इन पे जांच करी। जांच करने के बाद पता लगा कि इन्होंने जो करा था, ठीक है, इन्होंने जानबूझकर गंभीर दुरुपयोग किया था, अपने शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया था, घोटाला किया था। ठीक है, इतने कठोर आरोप के बाद भी रामास्वामी पर संसद में महाभियोग जब लाया गया। महाभियोग क्या होता है? इनको हटाने की एक प्रोसेस होती है। ठीक है, जब इन नेताओं को हटाया जाता है तो उसको महाभियोग कहते हैं। तो महाभियोग जो है, सब कुछ साबित हो गया था, हाँ भाई इन्होंने ऐसा करा था, लेकिन फिर भी महाभियोग जो है वो पास नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि प्रस्ताव के पक्ष में सदन में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों के जरूरी 2/3 मत नहीं मिले, यानी कि जितना बहुमत चाहिए था उतना बहुमत नहीं मिल पाया। ये समस्या हो गई थी। इसके कारण क्या हुआ? उनको नहीं हटाया जा सका। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कांग्रेस पार्टी जो थी उसने सदन में मतदान में भाग नहीं लिया था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने, उनको पता था कि भाई ये गलत है, लेकिन फिर भी उन्होंने इनको बचाने का प्रयास किया। यहाँ पे उन्होंने मतदान में भाग नहीं लिया। तो ये यहाँ पे ये लाइन भी आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक न्यायपालिका की संरचना। यहाँ से पेपर में आपके क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब यहाँ पे संरचना में आपको समझना है कि भाई हमारी सबसे ऊपर कौन सी कोर्ट है, फिर उसके बाद कौन सी कोर्ट आती है, फिर कौन सी कोर्ट आती है। ठीक है, सबसे ऊपर हमारी सुप्रीम कोर्ट आती है, सबसे बड़ी अदालत है। फिर हाई कोर्ट आती है जो इससे नीचे आती है। फिर क्या आती है? हमारी जो जिला न्यायालय होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसे कहते हैं। फिर आपकी जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, ठीक है, जिसको जो सबसे निचली अदालत आप कह सकते हो इनको। इस तरीके से ये क्रम होता है। ये क्रम आपको पता होना चाहिए। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर उससे नीचे हाई कोर्ट, फिर उससे नीचे जिला न्यायालय जिसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं, फिर आपकी जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। इस तरीके से ये क्रम आपको याद रखना है। ठीक है, अब थोड़ा सा समझते हैं। क्या आपको ये विजिबल है? अगर आपको दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। देखिए, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है सबसे ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है।
ठीक है। फिर उसके बाद हाई कोर्ट है, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, और सबसे नीचे जो अधीनस्थ न्यायालय थे, ठीक है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट जो थी वो आ जाती है, ठीक है। यस। अब देखो, अब बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट की क्या शक्तियां हैं उसको समझते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा ना, वो सभी अदालत को मानना होता है, क्योंकि सबसे बड़ी कोर्ट है, इसने जो फैसला दे दिया वो सबको मानना होगा, कोई उसको नकारेगा नहीं। और यह चाहे तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला कर सकती है, यानी कि जो हाई कोर्ट के जो जज है उनको ट्रांसफर कर सकती है। ये किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकती है। सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि किसी अदालत में कोई मुकदमा चल रहा है तो वो चाहे तो अपने आप अपने पास मंगवा सकती है। ये किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफर कर सकती है, ठीक है। मान लो किसी राज्य की अदालत में, हाई कोर्ट में कोई मामला चल रहा है तो वो उसको दूसरे राज्य की जो हाई कोर्ट है वहां पे ट्रांसफर कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है। इसके बाद आता है सेकंड नंबर पे हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट से निचली अदालत है, ठीक है। हाई कोर्ट से निचली अदालत, क्योंकि इससे ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट आ जाता है। हाई कोर्ट से जो निचली अदालत है उसके फैसले पर अगर कोई अपील की जाती है तो इस पर सुनवाई कर सकती है हमारी हाई कोर्ट। अगर मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो उसके लिए रिट जारी कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और पॉइंट, रिट जो है वो हमारी हाई कोर्ट भी जारी कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी जारी कर सकते हैं। यदि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह जा सकते हैं, ठीक है। राज्य के क्षेत्र अधिकार में आने वाले मुकदमों का निपटारा कर सकते हैं, जो क्योंकि देखिए हाई कोर्ट जो होती है वो राज्यों में होती है। अगर राज्यों का कोई मामला है, उसकी कोई समस्या है तो उसका निपटारा करने का फैसला कर सकते हैं। अपने अधीनस्थ अदालत जो इनके नीचे अदालत आती है उनका पर्यवेक्षण कर सकती है, यानी कि उसको उस पर निगरानी कर सकती है, ऑब्जर्वेशन कर सकती है, उसको कंट्रोल कर सकती है, ठीक है। ये हाई कोर्ट की शक्तियां हैं। इसके बाद आ जाता है जिला अदालत। जिले में जो मुकदमे दायर होते हैं उस पर सुनवाई जिला अदालत करती है। निचली अदालत यानी जो इससे निचली अदालत है उसके फैसले पर अगर कोई अपील की गई है तो उस पर ये सुनवाई कर सकते हैं, सुनवाई। गंभीर किस्म के जो आपराधिक मामले हैं उस पर यह फैसला दे सकती है जिला अदालत। सबसे नीचे आ जाती है अधीनस्थ अदालत, ठीक है। जो फौजदारी या फिर दीवानी किस्म के मुकदमे होते हैं उस पर विचार करती है। तो ये आपको समझ में आया होगा, यहाँ पे दो वर्ड आए हैं, फौजदारी और दीवानी। ये आपको शायद ना समझ में आया हो तो आपको यहाँ पे समझना है, एक तरफ फौजदारी है, एक तरफ दीवानी है, ठीक है। फौजदारी में क्या क्या आएंगे और दीवानी में क्या क्या आएंगे उसको समझते हैं। सबसे पहले दीवानी वाले देख लेते हैं। देखिए, सिविल जो मामले होते हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति के अधिकार से रिलेटेड कोई समस्या है, उसका देख रेख इस कोर्ट में हो जाएगा। संपत्ति का कोई हस्तांतरण का कोई मुद्दा है, या मान लो किसी के अधिकारों का हनन है, पारिवारिक कोई विवाद, कोई लड़ाई झगड़ा है, तो वो इस कोर्ट में जाएगा। यदि कोई फौजदारी मामला है, ठीक है, फौजदारी मामला क्या होता है, एक तरह से क्रिमिनल टाइप के जो केस होते हैं, जैसे मान लो कोई हत्या हो गई हो, कोई मारपीट कर दी हो, लड़ाई झगड़ा डकैती हो गई हो, कोई बलात्कार रेप हो, कोई हमला किया गया हो किसी पे, या नकली नोट बनाए जा रहे हो, तो ऐसे मामले जो हैं वो फौजदारी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो ये कैटेगरी बना रखी है। अब भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है, वो दुनिया की सबसे ताकतवर अदालतों में आती है। संविधान के द्वारा तय की गई सीमा के अंदर ये काम करेगी, ठीक है। और ये सर्वोच्च न्यायालय के कार्य और उत्तरदायित्व, ये जो सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे काम है और जो जिम्मेदारी है वो संविधान में दर्ज है कि भाई सुप्रीम कोर्ट को ये कार्य करना है। इसके बाद यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है और यहाँ से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा पेपर में। इसको पहले बता रहा हूँ, इसको रट लेना, याद कर लेना। यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन क्या बनेगा कि बताइए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार क्या है। अब क्षेत्राधिकार में मौलिक भी है, अपीलीय भी है, सलाहकारी भी है, विशेषाधिकार भी है और रिट संबंधी भी है। इसमें से आपके सारे नहीं आएंगे पेपर में, याद रखना, सारे नहीं आएंगे। इसमें से ऐसे पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो मौलिक क्षेत्राधिकार है उसे बताइए, या फिर इसका अपीलीय क्षेत्राधिकार जो है इसे बताइए, या सलाहकारी क्षेत्राधिकार जो है इसे बताइए। किसी एक पे आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि काफी डिटेल में है तो आपको डिटेल में यहाँ पे बताना होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार थे वो आपके एनसीईआरटी में इस तरीके से भी दे रखे हैं। यहाँ पे आप इनको शॉर्ट में समझ सकते हो, ठीक है। मैं आपको यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको सीधा डिटेल में बताने वाला हूँ। डिटेल में देखते हैं एक एक क्षेत्राधिकार को। देखिए, मौलिक क्षेत्राधिकार क्या होता है। देखिए, क्या होता है कि कुछ ऐसे मुकदमे होते हैं जिनकी सुनवाई डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है, ठीक है। ऐसे मुकदमों में पहले निचली अदालत में सुनवाई की कोई जरूरत नहीं होती। खासकर जो केंद्र से रिलेटेड जो मुद्दे होते हैं वो ज़्यादातर सीधा सुप्रीम कोर्ट में ही आते हैं, ठीक है। उस पर डायरेक्ट ये सुनवाई कर सकता है, इसके लिए कोई निचली अदालत में जाने के लिए जरूरत नहीं होती। ये पहला पॉइंट हो गया। फिर क्या होता है, जो संघीय संबंधों से जुड़े मुकदमे होते हैं, यानी केंद्र से रिलेटेड जो मुद्दे होते हैं वो डायरेक्ट चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक क्षेत्राधिकार उसे संघीय मामलों से संबंधित सभी विवादों में निर्णायक की भूमिका देता है। अब सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर है,
उसके पास ये पावर है कि अगर केंद्र से रिलेटेड कोई भी विवाद का मुद्दा इनके पास आता है तो वो इस पे सुनवाई कर सकते हैं, ठीक है। ये इनके मौलिक क्षेत्राधिकार में आता है। तीसरा पॉइंट देखिए ये और अच्छा है, केंद्र और राज्य के बीच में, मान लो केंद्र के और राज्य के बीच में, केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में अगर कोई विवाद हो जाए, कोई कानूनी विवाद हो जाए, तो उसको सुलझाने का काम भी जो है कौन करेगी, हमारी सुप्रीम कोर्ट करेगी, ठीक है, हमारा सर्वोच्च न्यायालय करेगा। और देखते हैं, इसे मौलिक क्षेत्राधिकार इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि कुछ मामले ऐसे होते हैं जो केवल सर्वोच्च न्यायालय हल कर सकता है। इस लाइन को याद रखना, ठीक है। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में ही आएंगे, इसीलिए इसको इसका मौलिक क्षेत्राधिकार कहा जाता है, क्योंकि ये मुद्दे किसी दूसरी कोर्ट में नहीं जा सकते, ना ये हाई कोर्ट में जा सकते हैं, ना उससे निचली अदालत में जा सकते हैं, केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, ठीक है। इनकी सुनवाई ना तो उच्च न्यायालय में हो सकती है, ना ही जो उच्च न्यायालय से जो नीचे के अदालतें हैं उसमें हो सकती है, केवल ये कहाँ पे आएंगे, सुप्रीम कोर्ट में आएंगे। और अपने इस अधिकार का प्रयोग करके जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो ना केवल विवादों को सुलझाता है, बल्कि संविधान में दी गई संघ और राज्य सरकारों की जो शक्तियां उसकी व्याख्या करता है। यहां पे मैं आपको एक और चीज समझाना चाहूंगा, जैसे आप अगर दिल्ली में जानते हो दिल्ली के बारे में, तो दिल्ली का जो एक सीएम है उसका हमेशा से एक ये कहना होता है कि जो केंद्र है वो उनको काम नहीं करने दे रहा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर कई बार मामला जो है वो अदालत में चला जाता है। तो यहाँ पे क्या है, ऐसे में जो जब केंद्र और राज्य की मान लीजिए किसी चीज़ को लेकर विवाद हो जाता है कोई कानूनी, तो ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो क्या करेगा, उनके विवादों को सुलझाएगा, ठीक है। और वो ये बताएगा कि किसकी कौन सी शक्तियां हैं, क्या काम केंद्र सरकार कर सकती है, क्या काम राज्य सरकार कर सकती है, ठीक है, दोनों बताएगा। क्योंकि हालांकि संविधान में सब कुछ लिखित में होता है, लेकिन फिर भी अगर ये कोर्ट में मामला जा रहा है तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसमें जजमेंट देता है। ये तो पहला था। दूसरे नंबर पे देखो अपीलीय क्षेत्राधिकार, ये भी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके पेपर में पूछ लें, एक पूछा जाता है, ठीक है, सारे नहीं पूछे जाएंगे, या तो आपसे मौलिक क्षेत्राधिकार पूछ लेंगे या अपीलीय पूछ लेंगे, कोई एक पूछा जाएगा। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या होता है, देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है आपको पता है अपील के लिए ये उच्चतम न्यायालय के बाद यानी हाई कोर्ट के बाद सबसे बड़ा है, ठीक है। हमने कल ही पढ़ा था इसके पहले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था कि हाई कोर्ट है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और नीचे फिर जो आपकी सब ऑर्डिनेंट कोर्ट होती है, इस तरीके से था, ये पूरा स्ट्रक्चर था ना। तो अभी यहाँ पे क्या है कि हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जो है अपील के लिए सबसे बड़ी अदालत है। कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय, मान लो किसी का हाई कोर्ट में कोई केस चल रहा है, ठीक है, हाई कोर्ट ने कोई फैसला सुना दिया, अब उस व्यक्ति को लग रहा है कि ये जो फैसला है वो सही नहीं है, उसको न्याय नहीं मिला है, तो वो अपील के लिए जा सकता है। कहाँ पे जा सकता है, अब हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट था। लेकिन उच्च न्यायालय को ये प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि वह मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने लायक है या, ठीक है, या नहीं है। अब हाई कोर्ट से अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाना है अपील के लिए, तो उसमें उच्च न्यायालय आपको प्रमाण पत्र देगा कि ये मामला है भी इस लायक नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो संविधान या कानून की व्याख्या करने जैसा कोई गंभीर मामला हो, ठीक है, ऐसा कोई मामला उलझ रहा हो तो उसको फिर हाई कोर्ट आपको हो सकता है कि आपको ना भी दे, ठीक है, उसके लिए परमिशन ये भी हो सकता है। और अगर कोई फौजदारी मामला है, ठीक है, जो कि किसी निचली अदालत में, मान लो किसी फौजदारी मामले में किसी को किसी निचली अदालत में फांसी की सजा दे दी गई है, ठीक है, निचली अदालत में उसने उस पर केस था, उसको फांसी की सजा मिल गई, तो ऐसे में उसकी अपील जो है वो सर्वोच्च या उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में की जा सकती है। अपील का मतलब क्या होता है कि जब एक कोर्ट आपके खिलाफ कोई फैसला सुनाए तो आपके पास ऑप्शन होता है दूसरी कोर्ट में अपील करने का, वो अपीलीय क्षेत्राधिकार है, ठीक है। यदि किसी मुकदमे में उच्च न्यायालय अपील की आज्ञा ना दे, ठीक है, मान लीजिए कोई मामला है जिसमें हाई कोर्ट आज्ञा नहीं दे रही है, तब भी वो सुप्रीम कोर्ट के पास ये शक्ति होती है कि वह उस मुकदमे में जो अपील की गई है उस पर विचार के लिए उसको स्वीकार कर सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि भाई ये मुद्दा है हमारे विचार योग्य, तो सुप्रीम कोर्ट उसको मंगा सकते हैं, बेशक से हाई कोर्ट उसमें परमिशन दे या ना दे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है। और देखिए आगे पॉइंट, अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब यह है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है पूरे मुकदमे पर पुनर्विचार करेगा। यह भी इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए किसी कोर्ट में कोई मामला चल रहा था, ठीक है, वहां पे आपके
जो भी मतलब जो भी मुकदमे वाला है उसके खिलाफ कोई फैसला आता है वो जाता है दूसरी कोर्ट में, ठीक है। मान लीजिए हाई कोर्ट से वो जाता है सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए, सुप्रीम कोर्ट उसको स्वीकार करता है, तो दोबारा से पूरे केस को खोला जाता है, दोबारा से पुनर्विचार करा जाता है, सारी चीज़ों की जांच जो होती है वो दोबारा होती है, पहले वाली जांच पे विश्वास नहीं करते, वो दोबारा से जांच होती है। यदि न्यायालय को ऐसा लगता है कि कानून या संविधान का वे अर्थ नहीं है जो निचली अदालत ने समझा, यानी निचली अदालत ने कुछ और समझ के जजमेंट दे दिया, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट उसका जो निर्णय है उसको चेंज कर सकती है, ठीक है। और इसके साथ साथ उन प्रावधान की नई व्याख्या भी दे सकती है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन याद रखना। हो सकता है ये वाला पेपर में आ जाए कि मान लीजिए कि निचली अदालत में कोई मामला चल रहा था लेकिन वो सुनवाई आपके खिलाफ होती है, ठीक है, जो भी है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हाँ सुनने योग्य है, सुनेगी, पूरी जांच करवाएगी, पहले वाले जजमेंट को देखेगी, लगता है कि इसमें कोई कमी है तो उसको, ठीक है, एडिट करके दोबारा से उसको सही व्याख्या भी देती है। उच्च न्यायालय को भी अपने नीचे की जो अदालत होती है उनके निर्णय के विरुद्ध अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 4 प्रकार की अदालत बताई थी मैंने, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट थी, फिर हाई कोर्ट थी, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थी, फिर सब ऑर्डिनेंट कोर्ट थी, ठीक है, ये हमने पढ़ा था कल। मान लीजिए हाई कोर्ट को भी यही अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट को भी यही अधिकार है, दोनों को अपील का अधिकार है। मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किसी के साथ कुछ लगता है कि भाई मुझे अपील करनी चाहिए, तो वो हाई कोर्ट में जा सकता है, ऐसा ही अधिकार हाई कोर्ट को भी दिया हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर है रिट संबंधी क्षेत्राधिकार। ये तो बहुत आसान है, ये मैं आपको चैप्टर नंबर 2 में करा चुका हूँ, जहाँ पे हमने मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ा था। देखिए मौलिक अधिकार में क्या होता है, मौलिक अधिकार हमको संविधान में गारंटीड मिले हुए हैं। अगर कोई व्यक्ति हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो ऐसे में हम जा सकते हैं कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, दोनों ही कोर्ट में से किसी एक में जा सकते हैं। और कोर्ट जो है वो हमारे अधिकार दिलाने के लिए रिट जारी करता है। 5 प्रकार के रिट होते हैं, ठीक है, जो कि हम पांचों पढ़ चुके हैं। जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उसके पास ऑप्शन होता है, क्या ऑप्शन होता है, या तो वो हाई कोर्ट में जा सकता है या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, ठीक है। फिर ये दोनों ही कोर्ट जिसमें भी वो गया है वो रिट जारी करते हैं, और रिट जारी करने के बाद उनके साथ क्या होता है, उनके मौलिक अधिकारों को वापस उनको दिलाया जाता है। सलाहकारी क्षेत्राधिकार। अब सुप्रीम कोर्ट जो है, हमने क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में कि जो न्यायालय होता है वो न्याय करता है, केवल न्याय नहीं करता बल्कि वो सलाह भी देता है, एक सलाहकारी क्षेत्राधिकार भी है उसका। मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय के पास कोई परामर्श के लिए आता है, ठीक है, राष्ट्रपति आता है तो वो उसको परामर्श दे सकता है क्योंकि उसके पास अधिकार है। अब यहाँ पे एक और लाइन है जो समझनी है आपको, भारत का राष्ट्रपति लोकहित में यानी जनता के हित के लिए संविधान की व्याख्या से रिलेटेड किसी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पास किसी चीज में सलाह चाहता है तो वो भेज सकता है, लेकिन जो हमारी कोर्ट है वो ऐसे किसी विषय पे सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। अगर कोर्ट को लगता है कि भाई हमें सलाह नहीं देनी तो वो ना भी दे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और राष्ट्रपति मान लो सलाह दे दी उसने कि भाई ये ऐसे करो, राष्ट्रपति भी बाध्य नहीं है, राष्ट्रपति भी बाध्य नहीं है कि वो उस चीज को माने, ठीक है। दोनों के सामने पूरी मतलब छूट है, आप उनके पास जा सकते हैं, उनकी मर्जी है आपको सलाह दे या ना दे। अगर मान लो उन्होंने कोई सलाह दी, आपकी मर्जी है आप उसको मानो या ना मानो, इस तरीके से है, ठीक है। राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट, ये याद रखना। आगे देखिए फिर क्या होता है कि सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श देने की शक्ति की उपयोगिता क्या है। आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि जब सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति बाध्य नहीं है सलाह को मानने के लिए, तो फिर इसका फायदा ही क्या हुआ। तो इसके फिर भी 2 फायदे हैं। देखिए क्या फायदे हैं, इससे कहीं ना कहीं सरकार जो है उसको छूट मिल जाती है। क्या मिल जाती है कि किसी महत्वपूर्ण मसले पर कार्रवाई करने से पहले वो अदालत की कानूनी राय जान ले, ठीक है, इसके बाद कोई कानूनी विवाद ना हो। सरकार भी मान लो कोई फैसला लेने से पहले एक बार उसको जांच करवा लेगी, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े, कोर्ट में मामला जाए, लंबा फंसा रहे। तो उस चीज़ से बचने के लिए वो एक बार कानूनी सलाह ले लेते हैं। कई बार क्या होता है कि सर्वोच्च न्यायालय की सलाह मानकर सरकार जो है अपने प्रस्तावित निर्णय या फिर कोई विधेयक है उसमें संशोधन कर देती है। ये भी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए सरकार कोई विधेयक लेकर आई है, ठीक है, जिसपे उनको कानून बनवाना है। अब उनको उसकी कानूनी जांच करवानी है, क्या इसमें जितने प्रावधान दिए वो हमारे संविधान के अनुसार हैं या नहीं है, कोई इसमें कमी तो नहीं है, तो वो सलाह ले सकते हैं। अगर वो सलाह दे देती है तो उनको कम से कम क्रॉस चेक हो जाता है, ठीक है, कि हाँ वो चीज़ सही है, कानूनी सलाह ले ली वो ठीक है, यानी कि अब कोई बाद में विवाद उस पर नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा विशेष अधिकार क्षेत्राधिकार। बहुत कम चांस है आने के, ना के बराबर, फिर भी याद करना। मान लीजिए हमारे देश में किसी भी अदालत ने कोई मामला जो है पारित कर दिया है या दिया गया कोई फैसला है, उस पर स्पेशल लीग पिटीशन के तहत
अपील की पर सुनवाई करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास है। किसी पूरे देश में कोई भी अदालत हो, उसने अगर कोई फैसला दिया है, लगता है कि भाई वो सही नहीं है, तो उसके लिए क्या होता है, एक स्पेशल लेख पिटीशन होती है, उसके तहत हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, उसके लिए अपील कर सकते हैं। नेक्स्ट है न्यायिक सक्रियता। और मैं आपको बताऊं, इस चैप्टर से अगर कोई सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है तो वो ये है, न्यायिक सक्रियता क्या है। और जनहित याचिका, ये दो क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं इस वाले टॉपिक से। तो सबसे पहले हम जनहित याचिका को देखते हैं, ठीक है। देखिए नॉर्मली क्या होता है, हम अदालत में कब जाते हैं, कोई भी व्यक्ति अदालत में, न्यायपालिका में कब जाएगा, वो तब जाएगा या तो मान लीजिए उसके साथ कुछ गलत हुआ हो, ठीक है, उसके अधिकारों का हनन हो रहा हो, कोई लड़ाई झगड़ा विवाद हो गया हो, कोई समस्या हो गई हो, तभी जाता है, नॉर्मली यही होता है। लेकिन जनहित याचिका उससे अलग कॉन्सेप्ट है बिल्कुल, ये हमको समझना है। देखिए क्या था कि कानून की जो सामान्य प्रक्रिया होती है नॉर्मल, उसमें क्या होता है, कोई व्यक्ति तब अदालत में जाता है जब उसका कोई व्यक्तिगत नुकसान हो गया हो। मान लो किसी का कोई नुकसान हो गया हो, लड़ाई झगड़ा मारपीट दंगा कुछ भी हो गया हो, तो वो अपने अधिकार का उल्लंघन होने पे, या मान लो कोई विवाद हो गया उसमें फंसने पर, वो व्यक्ति इंसाफ पाने के लिए अदालत में जाता है, ठीक है, अदालत में जाता है। ये हमने देखा, नॉर्मल प्रक्रिया है, हर कोई तभी जाता है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट बदला, कब बदला, 1979 में इस अवधारणा में चेंजेस आए। चेंजेस कैसे आए ये समझिए, ये इंपॉर्टेंट है, जनहित याचिका का क्वेश्चन आता है पेपर में। होता क्या है कि 1979 में इस बदलाव की शुरुआत करते हुए न्यायालय ने, हमारी कोर्ट ने एक ऐसे मुकदमे की सुनवाई करी, उस पर निर्णय कर दिया जिसे पीड़ित लोगों ने नहीं बल्कि उनकी तरफ से दूसरे लोगों ने दाखिल किया था, ठीक है। ऐसे मामले को जनहित से रिलेटेड करके देखा गया, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, जनहित याचिका कहा जाता है। अब देखिए यहां पे आपको समझ में आया होगा, मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो पर्यावरण है, ठीक है, पर्यावरण में प्रदूषण होता है, प्रदूषण का एक कारण उद्योग है। अब इस चीज को समझना जो मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझना, ठीक है। उद्योग से क्या होता है, लोगों को रोजगार भी मिलता है, तो उद्योगों से प्रदूषण भी होता है, दोनों चीज होती है। अब देखो मान लीजिए कोई रेजिडेंशियल एरिया है, ठीक है, रेजिडेंशियल यानी रिहायशी एरिया है, वहाँ पे लोग रहते हैं और वहाँ पे उनके बच्चे वगैरह रहते हैं, ठीक है, बूढ़े हर तरह के लोग रहते हैं। उसके आसपास किसी ने उद्योग स्थापित कर दिए। अब वो तो है रेजिडेंशियल यानी रहने के लिए, लेकिन एक्टिविटी हो रही है वहाँ पे कॉमर्शियल। लेकिन वहाँ के लोगों ने उस पर कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन कुछ लोगों ने, जो समझदार लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने ये देखा कि भाई उद्योगों से यहाँ पे लोगों को, पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है और लोगों को कहीं ना कहीं कुछ नुकसान हो रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, याचिका डाल देंगे, कोर्ट में जाके याचिका डाल देंगे। याचिका डाल दी तो फिर कोर्ट फैसला करेगी कि भाई इन उद्योगों को यहाँ से शिफ्ट करो, कहाँ पे, जहाँ पे औद्योगिक इलाका होता है, जहाँ जो औद्योगिक एरिया होता है वहाँ पे शिफ्ट करो। वहाँ पे क्या होता है, ठीक है, वहाँ पे उद्योग ही उद्योग होते हैं, तो वहाँ पे रिहायशी इलाके नहीं होते, उससे रिहायशी इलाके वाले लोगों को नुकसान नहीं होगा। अब ऐसे में क्या समझ में आया कि भाई जिनको जो आस पड़ोस में रहते थे, समस्या में रहते थे, उन्होंने कंप्लेन नहीं करी, कंप्लेन करने वाले कोई और थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था, इसी को एक तरह से जनहित याचिका कहा जा सकता है। और इसे और ऐसे ही अन्य अनेक मुकदमों को जनहित याचिकाओं का नाम दिया गया। बहुत सारे, जब एक बार कोर्ट ने ये फैसला करा, सुना, तो फिर बहुत सारे ऐसे मुकदमे आ गए, ठीक है। आगे देखते हैं। उसी समय सुप्रीम कोर्ट ने कैदियों के अधिकार से रिलेटेड भी, ठीक है, कैदियों के अधिकार से रिलेटेड भी कोई मुद्दा था, उस पर सुनवाई करने का विचार करा। ऐसे मुकदमों, फिर उसके बाद बहुत सारे मुकदमे की बाढ़ आ गई, लोगों ने जनहित याचिका खूब डालनी शुरू कर दी, ठीक है। जो लोग जन सेवा की भावना रखते हैं, यानी कि जनता के भलाई का उद्देश्य से काम करते हैं, उन्होंने क्या करा, नागरिकों के लिए, जनता के लिए, ठीक है, उनकी याचिकाएं डालनी शुरू कर दी। कई सारे एनजीओ हैं जिन्होंने लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए ये काम करना शुरू कर दिया। गरीब लोगों का जीवन बेहतर हो सके, इसके लिए लोगों ने याचिका डालनी शुरू कर दी। पर्यावरण की सुरक्षा और लोक हित से जुड़े जो बहुत सारे मुद्दे होते हैं, उसके लिए न्यायपालिका में हस्तक्षेप करने के लिए जनहित याचिका की मांग की जाने लगी। तो ये होने लगा। अब इसी को न्यायिक सक्रियता कहते हैं। न्यायिक सक्रियता का मतलब क्या है कि जब सर्वोच्च न्यायालय किसी दूसरे के द्वारा की गई अपील पे भी अगर सुनवाई कर रहा है, जिसमें पीड़ित खुद अपील नहीं कर रहा, तो ये एक तरह से न्यायिक सक्रियता है। यानी कि जो हमारी न्याय व्यवस्था है वो कितनी एक्टिव है, वो ये दिखाती है। इसके फायदे तो हैं भाई, बिल्कुल हैं, लेकिन इसके बहुत सारे नुकसान भी है, आगे देखेंगे। जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता का सबसे अच्छा उदाहरण है आपके सामने। किसी के द्वारा मुकदमा करने पर
उस मुद्दे पर विचार करने की बजाय न्यायपालिका ने अखबार में छपी हुई जो खबर थी या डाक से उनको जो पोस्ट से जो शिकायतें मिल रही थी उसको आधार बनाकर भी उन्होंने उस पर सुनवाई करने का विचार बनाया और करा भी। तो ये क्या है, ये न्यायिक सक्रियता को दिखाता है। ठीक है, इस तरह न्यायपालिका की ये नई भूमिका जो है न्यायिक सक्रियता के रूप में बहुत ज़्यादा फेमस हुई, लोकप्रिय हुई, लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया। आगे देखते हैं। 1980 के बाद जनहित याचिकाओं और न्यायिक सक्रियता के द्वारा न्यायपालिका ने उन मामलों में भी इंटरेस्ट दिखाया जहां समाज के कुछ वर्गों के लोग आसानी से अदालत की शरण नहीं ले सकते, क्योंकि कुछ गरीब लोग होते हैं वो ज़्यादातर कोर्ट में जाना पसंद नहीं करते। ठीक है, उनके साथ अत्याचार हो रहा होता है, वो सहते रहते हैं लेकिन वो कोर्ट में नहीं जाते। तो ऐसे में क्या है, अदालत ने उन लोगों के बारे में भी सुनने का फैसला करा जो उनकी शरण में नहीं आ रहे थे या नहीं शरण ले सकते थे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो हमारी कोर्ट है उसने जन सेवा की भावना से भरे जो नागरिक हैं, यानी ऐसे नागरिक जो जनता की सेवा करना चाहते हैं, उनके द्वारा जो भी अपील वगैरह की जाती थी उस पर सुनवाई करी। सामाजिक संगठन हो गए, कोई एनजीओ वगैरह हो गया, या मान लो वकीलों ने समाज के जरूरतमंद लोगों के लिए अगर कोई याचिका डाल दी या गरीब लोगों की ओर से कोई याचिकाएं आई तो कोर्ट ने उसमें भी सुनने की इजाज़त दे दी। तो ये जनता की भलाई के लिए ये काम शुरू हुआ था। ठीक है, न्यायिक सक्रियता का हमारी राजनीतिक व्यवस्था पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। ठीक है, इससे क्या हुआ, चुनाव प्रणाली जो थी उसमें भी ज़्यादा मुक्त हो पाई और निष्पक्ष बनाने के लिए काम हुआ, क्योंकि कोर्ट ने ये भी कह दिया था कि जो हमारे चुनाव लड़ने वाले नेता होते हैं उनको अपनी संपत्ति बतानी होगी, अपनी आय बतानी होगी, अपनी जो क्वालिफिकेशन है वो बतानी पड़ेगी और पूरा का पूरा एक एफिडेविट में लिख कर देना पड़ेगा शपथ पत्र में। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो हमारे लिए कैंडिडेट बनकर चुनाव में आते हैं हमें उनके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, हम अपने प्रतिनिधि को तभी चुन सकेंगे। ठीक है, सही तरीके से। अब ये तो थी न्यायिक सक्रियता, लेकिन न्यायिक सक्रियता के ना फायदे तो बहुत है। आपने देखा कि भाई जो लोग नहीं कोर्ट में आ पाते, कोर्ट उनके लिए भी फैसला सुना रही है तो अच्छा ही है, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है, कुछ नकारात्मक पहलू भी है, इसके कुछ नुकसान भी हैं। तो आप सोचोगे कि इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, इसके नुकसान है। नुकसान क्या है इसको देखते हैं। देखिए क्या होता है, इसमें जो अदालत है उनका काम का बोझ जो है बढ़ जाता है। न्यायपालिका के पास इतने हजारों लाखों पेंडिंग केस है, एक बार किसी का मुकदमा चलता है तो 50-50 साल लग जाते हैं उसका फैसला आने में। सोचो इतने लंबे लंबे समय तक हमारे यहाँ पे केस चल रहे हैं, पहले से इतने केस पेंडिंग है। अगर इस तरीके की चीज़ें जनहित याचिका पे और ज़्यादा सुनवाई होने लगेगी तो कहीं ना कहीं न्यायपालिका पे काम का बोझ बढ़ेगा। ठीक है, और ये समस्या, इसका सॉल्यूशन किसको करना है, वैसे तो सरकार को करना है। न्यायिक सक्रियता से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो काम है उसके बीच में अंतर जो है धुंधला हो गया है। अंतर कैसे धुंधला हो गया, आपने क्या देखा था, विधायिका का क्या काम होता है। ठीक है, विधायिका कानून बनाएगी, ये पढ़ा था। कार्यपालिका उसको लागू कर देगी और न्यायपालिका विवादों को सुलझाएगी। तो सबके काम पहले से बटे हुए थे, लेकिन अब न्यायपालिका को उनके काम करने पड़ रहे हैं जो कि कार्यपालिका को करने थे। ठीक है, या विधायिका को करने थे, वो काम भी अब न्यायपालिका कर रही है, तो उसके ऊपर बोझ नहीं बढ़ेगा। तो ये चीजें हैं, न्यायालय उन समस्याओं में उलझ गया है जिसे कार्यपालिका को करना चाहिए। एग्जाम्पल आपके सामने बहुत अच्छा है, इससे समझ में आएगा आपको। देखो, वायु या ध्वनि प्रदूषण दूर करना है, अब ये काम किसका है, सरकार का काम है। भ्रष्टाचार मिटाना है मान लो, तो कौन देखेगी, सरकार देखेगी। चुनाव में सुधार करना है, सरकार को करना है। ये सारे काम तो ठीक है सरकार के हैं, न्यायपालिका के काम नहीं है ये बिल्कुल भी। लेकिन मजबूरी में अब न्यायपालिका को ये काम करने पड़ रहे हैं क्योंकि विधायिका, कार्यपालिका उस तरीके से काम नहीं कर रही है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सभी कार्य जो है ये विधायिका की देखरेख में, प्रशासन को विधायिका की देखरेख में करना है कार्यपालिका को, लेकिन करना किसको पड़ रहा है, न्यायपालिका को। तो ये समस्या है। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका और अधिकार, इसको समझते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब क्या होता है कि जब सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून की कोई संवैधानिक जांच करता है, मान लो सरकार ने कोई कानून बना दिया, अब न्यायपालिका को ऐसा लग रहा है कि भाई उस कानून में कोई कमी है, ठीक है, गैर कानूनी है या कुछ गलत हुआ है उसमें, तो वो उस कानून की जांच कर सकती है। हमारी न्यायपालिका उसकी जांच कर सकती है। यदि संविधान के प्रावधानों के विपरीत हो, उन्हें लगता है कि भाई गलत है, तो संवैधानिक, ठीक है, तो उसको गैर संवैधानिक घोषित किया जा सकता है। केंद्र और राज्य के संबंध के मामले में सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें भी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। कई बार क्या होता है, केंद्र और राज्य के बीच में विवाद हो जाता है, तो यहाँ पे हमारी कोर्ट भी इसी शक्ति का इस्तेमाल करके देखती है कि भाई किसकी क्या शक्तियाँ हैं, किसको क्या करना चाहिए। ठीक है, न्यायपालिका विधायिका द्वारा पारित कानूनों की
संविधान की व्याख्या करती है, ठीक है, कानूनों को भी देखती है और संविधान की व्याख्या भी करती है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको बोला जाता है न्यायिक पुनरावलोकन। एक और मुद्दा था, न्यायपालिका और संसद के बीच में विवाद हो गया था, ठीक है, 2 3 4 5 बार ऐसा हुआ है कि कई बार आप देखोगे तो विवाद हो रखा है। वो किन मुद्दों पे हुआ है इसको देखते हैं। देखिए क्या होता है, संविधान लागू होने के तुरंत बाद जो संपत्ति का अधिकार है, इस पर रोक लगाने की संसद की शक्ति पर विवाद खड़ा हो गया था। संपत्ति का अधिकार आज के समय में एक कानूनी अधिकार है, लेकिन उस समय में वो एक मौलिक अधिकार होता था। मैंने आपको बताया था ना, मौलिक अधिकार के चैप्टर में 7 मौलिक अधिकार थे। संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया था तो 6 बचे थे, ये हमने पढ़ा था। तो मौलिक अधिकार होता था, लेकिन सरकार ने उसको खत्म कर दिया। तो ऐसे में विवाद हो गया भाई। अब कोर्ट का कहना है कि तुम कैसे मौलिक अधिकार को खत्म कर सकते हो, कैसे उसको हटा सकते हो, उसको तुम कम थोड़ी कर सकते हो। तो इस बात पे विवाद हुआ था। तो संसद जो है वो संपत्ति रखने के अधिकार पर कुछ प्रतिबंध लगाना चाहती थी, जिससे भूमि सुधार के जो सिस्टम है वो लागू किया जा सके। लेकिन जो कोर्ट है उसने फैसला दिया कि संसद जो है मौलिक अधिकारों को कम नहीं कर सकती। संसद ने तब संविधान फिर क्या हुआ, जब ऐसा हुआ तो संसद ने संविधान को संशोधित करने का प्रयास किया। लेकिन न्यायालय ने कहा कि संविधान के संशोधन के द्वारा भी मौलिक अधिकारों को कम नहीं किया जा सकता। अगर आप सोच रहे हो कि आप संशोधन कर दोगे तो मौलिक अधिकार को नहीं कम कर सकते आप। ये विवाद हुआ। फिर 1967 से 1973 के बीच में ये विवाद बहुत गहरा हो गया था। एक तरफ हमारी न्यायपालिका हो गई थी तो दूसरी तरफ संसद हो गई थी, क्योंकि संसद जो करना चाह रही थी वो जनता की भलाई के लिए कर रही थी, जनहित में करना चाह रही थी। सॉरी। भूमि सुधार कानूनों के अतिरिक्त निवारक नजरबंदी कानून में भी ऐसा हुआ था, विवाद हुआ था। आरक्षण से रिलेटेड कानून में भी विवाद हुआ था। निजी संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित नियम पे भी ऐसा विवाद हो रखा था, ठीक है। तो कुछ मुद्दे और हैं जिस पे ऐसा विवाद हो रखा है। ऐसे कुछ उदाहरण हैं जिन पर विधायिका और न्यायपालिका के बीच में विवाद हुआ है। वो उदाहरण ये हैं, आप एक बार इनको ध्यान से देख लो। अगला टॉपिक है आपका 1973 में जो सुप्रीम कोर्ट है उसका फैसला आता है एक, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ये काफी फेमस है, ठीक है, फेमस मुकदमा था, केशवानंद भारती मुकदमा। इस मुकदमे में न्यायालय यानी जो कोर्ट है उसने फैसला दिया कि संविधान एक मूल ढांचा है, संविधान का एक मूल ढांचा, एक उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, और संसद अगर चाहे तो उसका जो मूल ढांचा है उसमें छेड़छाड़ नहीं कर पाएगी, ठीक है। संविधान संशोधन के द्वारा भी उसका जो मूल ढांचा है उसको नहीं बदला जा सकता। ये कोर्ट ने फैसला सुनाया। न्यायालय ने 2 और काम करे। क्या था कि संपत्ति के अधिकार के विवादास्पद जो मुद्दा था उसके बारे में ये कहा कि ये मूल ढांचे का हिस्सा है नहीं है, ठीक है, यानी मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है संपत्ति वाला, इसलिए उस पर समुचित प्रतिबंध, कुछ जो उचित प्रतिबंध लगता है वो लगाया जा सकता है। यानी कि यहाँ पे न्यायपालिका ने अपने ही फैसले को थोड़ा सा बदला है। दूसरा क्या है कि न्यायालय ने ये भी फैसला करा, निर्णय करने का अधिकार अपने पास रख लिया कि कौन सा मुद्दा ऐसा है, कौन सा हिस्सा संविधान का ऐसा है जो उसका मूल संरचना के तहत आएगा, ठीक है। और कोई मुद्दा मूल ढांचे का हिस्सा है या नहीं है ये फैसला कौन करेगी, हमारी न्यायपालिका करेगी, ठीक है। तो ये 2 काम हुए थे। इसके बाद देखो लास्ट आपका बच रहा है 2 लाइनें, इसको समझ लेते हैं। इस निर्णय ने विधायिका और न्यायपालिका, ठीक है, यानी सरकार और न्यायपालिका के बीच विवादों की जो प्रकृति थी उसको बिल्कुल बदल दिया। संपत्ति के अधिकार को क्या करा गया, फिर मौलिक अधिकारों से हटाया गया और एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है। अब ये मौलिक अधिकार नहीं है, कानूनी अधिकार है। कहीं ना कहीं ये विवाद जो था कुछ हद तक सुलझ गया था। यहाँ पे अपना चैप्टर जो है खत्म हो जाता है। इस ग्रुप में आपको चैप्टर की पीडीएफ मिल जाएगी। तो क्लास 11 ESP टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, इसको जरूर ज्वाइन कर लो, इस पे जुड़ जाइए, यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, टाइम निकाल के आपको रिप्लाई करूँगा।